यूपी में समाजवादी पार्टी का राज है या फिर जंगल राज, ये सवाल हर दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। बदायूं में गैंगरेप के बाद 2 नाबालिग लड़कियों की बेरहमी से हत्या हुई तो लगा कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाएगी, लेकिन हुआ क्या? बीते 2 दिनों के दौरान ही यूपी में 3 साल की मासूम बच्ची से लेकर सिविल जज तक के साथ दरिंदगी हो चुकी है। यूपी सरकार अफसरों के तबादले करके और औचक निरीक्षण का ऐलान करके क्राइम कंट्रोल करने का सपना देख रही है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या सिर्फ औचक निरीक्षण करने से महिलाएं और बच्ची सुरक्षित हो जाएंगे? बदायूं में गैंगरेप के बाद 2 नाबालिग लड़कियों की बर्बर हत्या के बाद लगा था कि शायद दरिंदों पर सरकार सख्त होगी, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हैवानियत की ऐसी खबरें आई जिन्हें देख कर समझ में नहीं आता कि यूपी में कानून व्यवस्था और सरकार नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। सीतापुर की मिश्र कोतवाली में 15 साल की एक लड़की ने शादीशुदा अधेड़ से ब्याह करने से इनकार किया तो उसे बेरहमी से कत्ल करके लाश को पेड़ पर लटका दिया गया। उनका ये आरोप है कि एक शादी के प्रकरण को लेके कुछ लोगों से उसकी रंजिश की बात बता रहे हैं और उसी में उसको ये शंका है कि उन 6 लोगों ने इसकी हत्या करके पेड़ पर टांग दिया है। देवरिया जिले में 6 साल की मासूम बच्ची दरिंदे का शिकार होकर गंभीर हालत में अस्पताल में है। रेलवे लाइन किनारे शौच कर रहे हैं जी। वहीं पर जो हमारे चचेरे भाई का लड़का गिरजेश तिवारी उसके साथ जो है ले जा करके उसको बहला फुसला करके और उसके साथ से बलात्कार किया है। 5 से 6 साल की बच्ची है जिसके प्राइवेट पार्ट में चोट काफी गंभीर लगी हुई है, स्थिति थोड़ी उसकी नाजुक है। औरैया जिले में 31 मई को घर से अपने पिता की दुकान जाते समय 7वीं की छात्रा बीच रास्ते से गायब हो गई। उसकी लाश अगले दिन दिबियापुर रेलवे स्टेशन के पास मिली। डेड बॉडी रेलवे ट्रैक दिबियापुर में मिली है। धाराएं बनेंगी, मुकदमा लिखा जाएगा और जो भी दोषी होगा इसमें वो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नोएडा की छपरौला कॉलोनी में 3 दबंगों ने 6ठी क्लास की छात्रा को अगवा करके गैंगरेप किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके उसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से 2 जुवेनाइल हैं और एक जो है वो एडल्ट है। कानपुर के कल्याणपुर में पड़ोसी ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया और उसकी 6 साल की बहन की गवाही के बावजूद पुलिस इसे रेप की कोशिश का मामला बताती रही। बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास उपतन दृष्टया अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में 16 साल की लड़की से 3 गुंडों ने ट्रेन में छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उन लोगों ने मुझसे बोला कि तुम्हारे दोस्त जैसे हैं हम लोग, मुझसे बोलो। मैंने कहा मुझे मेरे घर वालों ने अच्छी शिक्षा दी है। फिर उन लोगों ने मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई जाके, तो उन लोगों ने दरवाजे से धक्का दे दिया। और तो और अलीगढ़ में एक महिला सिविल जज से उन्हीं के 2 रिश्तेदारों ने घर में जबरन घुसकर रेप करने की कोशिश की और नाकाम होने पर उनके हलक में कीटनाशक की शीशी उड़ेल दी। सूबे में बलात्कार, छेड़खानी और हत्या की घटनाओं की बाढ़ सी आई है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके पिता और चाचा सारे लोग मीडिया को ही 4 बातें सुना रहे हैं कि यूपी पर ही नजर क्यों। ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, राजस्थान में आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है।
वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनका तो बोलना चाहिए? आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली। अखिलेश जी, आपको शायद पता नहीं होगा कि यूपी में बदायूं गैंगरेप और उसके बाद आ रही खबरों की चर्चा अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस तक हो रही है और देश में भी हर आमो खास एक ही बात कर रहा है कि यूपी में जुर्म है क्योंकि वहाँ सरकार बेदम है और गुंडों बदमाशों में बहुत दम है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ एक गिरोह सत्ता पे काबिज होकर के उसका संचालन कर रही है। समाजवादी पार्टी के स्तर से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही महिला विरोधी बयान लगातार आ रहे हैं और मैं ऐसे बयानों की कड़ी भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि उन्होंने बदायूं गैंगरेप की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कानून व्यवस्था चुस्त करने के लिए यूपी के मुख्य सचिव और गृह सचिव को बदल दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर तबादलों से ही कानून व्यवस्था सुधर जाती तो यूपी अब तक उत्तम प्रदेश बन जाता, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार ने तो तबादलों का रिकॉर्ड ही बना रखा है। अखिलेश यादव अब कानून व्यवस्था चुस्त करने के लिए खुद जिलों में औचक निरीक्षण पर रवाना होने वाले हैं। सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से अपराधी, गुंडे, बदमाश डर जाएंगे? उनके मन में डर तो तब बैठेगा जब पुलिस प्रशासन का इकबाल बुलंद होगा। यूपी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही जालिमों के सरपरस्त हों, तो फिर जंगल राज नहीं तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट देखी और आपने सोचा होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश पर इतनी बड़ी रिपोर्ट क्यों? क्या हम भी उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं? लेकिन जनाब, एक बात जान लीजिए, ये पूरी की पूरी घटनाएं 2 दिनों के अंदर हुई हैं। 10 से ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इसमें कई सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई हैं और मीडिया के सामने नहीं आई हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका तक चिंता जता रहा है उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर। साथ ही साथ एक टूरिज्म वॉच ग्रुप है, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उससे महिला टूरिस्ट जो हैं अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रही। इसीलिए हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या औचक निरीक्षण से उत्तर प्रदेश के हालात सुधर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में बलात्कार रुक जाएंगे? क्या यही एक तरीका है? क्या और तरीके नहीं होने चाहिए? इसी पर हमारी बड़ी बहस है और इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया, बीएसपी के लीडर सुधींद्र भदौरिया, सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री, मेंबर उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन और समाजवादी पार्टी की नेता रोली मिश्रा जी, साथ ही साथ यशवंत सिंह जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के, और विवेक बंसल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। यशवंत सिंह जी, मेरा सीधा सवाल कि क्या औचक निरीक्षण करने भर से ये सब रुक जाएगा? नहीं, औचक निरीक्षण से तो बलात्कार रोकने के लिए औचक निरीक्षण नहीं हो रहा है। और औचक निरीक्षण तो इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने अपनी बहुत सी योजनाएं 2 साल में चलाई हैं। उन योजनाओं का परिणाम क्या आ रहा है? तो फिर बलात्कार कैसे रुकेंगे? उस दिशा में सरकारी लापरवाही क्या है? तो फिर बलात्कार कैसे रुकेंगे? देखने के लिए काम हो रहा है। यशवंत सिंह जी, फिर बलात्कार कैसे रुकेंगे? हम तो आपसे कह रहे हैं ये बलात्कार केवल रोकने के लिए औचक निरीक्षण नहीं हो रहा। सड़क देखने से औचक निरीक्षण तो नहीं रुक जाएगा। ये देखिए मेरे पास लिस्ट है, बलात्कार तो नहीं रुक जाएगा। ये मेरे पास लिस्ट है, पिछले 2 दिनों के अंदर 10। आप अपनी लिस्ट से हमको बताइए। 10 से ज्यादा घटना है जिसमें एक सिविल जज भी शामिल है। कैसे रुकेगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सरकार में हैं, जवाब देना आपका काम है, सवाल पूछना मेरा काम। सवाल आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है कि जो आवश्यकता होती है, जिस एजेंसी से जांच कराने की उससे हम जांच कराते हैं, मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार करते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं और हम कोई छूट किसी अपराधी को नहीं देते हैं।
नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वहां पर पुलिस का इकबाल बुलंदी नहीं है। जब तक पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होगा तब तक बलात्कार की घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, पुलिस का इकबाल बुलंद हो, अधिकारियों का इकबाल बुलंद हो, नेताओं का इकबाल बुलंद हो, पत्रकारों का इकबाल बुलंद हो, इसके लिए हमारी समाजवादी पार्टी पूरी अग्रसर है। हम इसमें आमंत्रित करते हैं विरोधी दल के नेताओं को, मीडिया के साथियों को, जो उचित सलाह दें हम उसको भी मानने को तैयार हैं। आप हमको जब इंगित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये कमियां हैं, खामियां हैं, तो हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। हम उसका बुरा नहीं मानते। आप अपनी तरफ से प्रचार करते हैं कि सरकार बुरा मान रही है। सरकार जितना सम्मान पत्रकारों का करती है, मीडिया का करती है, हिंदुस्तान में कोई सरकार, कोई पार्टी उतना नहीं करती है। नहीं, बुरा तो अखिलेश जी मान गए ना। उनसे पूछा गया कि देखिए बदायूं में क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा आप तो सुरक्षित है ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ। बुरा तो मान गए ना अखिलेश जी। देखिए, नहीं, अखिलेश जी बुरा नहीं मान गए। आपकी मीडिया उसको अपने ढंग से उसको कहना है तो आपका अधिकार है। अब आप उसको जो मन करे कहिए। उनके कहने का तात्पर्य इतना ही था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो घटना हो रही है उससे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, उससे हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। कहाँ उन्होंने शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आप गूगल करिए, वो तो कह रहे हैं आप गूगल करिए, दूसरे प्रदेशों में ज्यादा वारदातें हो रही हैं। वो कहाँ कह रहे हैं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं हम? ये तो कभी कहा नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा, यही सब आपने सुनने के तैयार नहीं है तो कोई कैसे सुनाएगा। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की रेड लाइट एरिया क्रॉस करके गाड़ी वाला देश के बड़े नेता और भारत सरकार के मंत्री को जान से मार देता है। आपको भी फुर्सत नहीं है और कानून व्यवस्था दिल्ली की बहुत अच्छी है और वहां कोई बुराई नहीं है। सारी बुराई उत्तर प्रदेश में हो गई है। आपकी कोशिश ऐसी चल रही है। नहीं, यशवंत सिंह जी, हादसे को रेप से कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्रदेश है, एक हादसे को रेप से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब जब रेप दर्जनों की संख्या में हो रहे हो, एक हादसे को रेप से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब आपका मन बदल जाएगा तो कोई कैसे साबित करेगा उसको? रेड लाइट एरिया किस लिए बनी है? कानून किस बात का नाम है? गाड़ी डायरेक्ट जाकर के अटैक करती है, कैसे घटना होती है? आप जरा सा उसको बता दीजिए। रामेश्वर चौरसिया जी, यहाँ रेड लाइट कानून व्यवस्था कहते हैं, रेड लाइट को कहते हैं। आमने सामने से गाड़ी लड़ी है क्या? रामेश्वर चौरसिया जी, रेड लाइट जंप करना और रेप करना यूपी के नेता के लिए बराबर है। देखिए, इनकी हताशा इसी से जाहिर होती है। आप देख रहे हैं किस तरह के कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके पहले भी चैनल पे थे तो यही कंपैरिजन कर रहे थे। मैं बोला कि ये ठीक नहीं है जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं। पहली बात तो कि आप अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दीपक जी, बदायूं की ऐसी विभत्स घटना है, सवाल इस घटना का नहीं है। एक साधारण घटना इसको नहीं कह सकते, असाधारण घटना है। जाने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अभी तो रेप करने के बाद लटका दिया, वो अलग विषय है। आज भी जब हम लोग परसों गए तो महिलाएं एक साथ जुट के कह रही हैं कि ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अभी 3 साल हमारी सरकार चलनी है, हम देखते हैं तू लोग क्या कर लेते हो। आज वहां की महिलाएं आज भी डरी हुई हैं, इतने एप्लीकेशन दे रही हैं। सवाल है कि इस प्रदेश के जब मुखिया और इस पार्टी के मुखिया इस तरह के बयानबाजी करेंगे, इनका काम था रोकने के लिए सख्त कदम उठाना, बयानबाजी करना इनका काम नहीं था। अभी इस पर भी मैं आता हूं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने बोला दूसरे प्रदेशों में। मैं कहता हूं कि शीला दीक्षित जी एक बयान दी थी कंट्रोवर्शियल, उसके बाद बता दीजिए और प्रदेशों में होता है तो वहां का मुख्यमंत्री कार्रवाई करता है, ये नहीं कहता है कि दूसरे प्रदेशों में हो रहा है। तो कार्रवाई अगर करता है तो आगे घटनाएं रुकती है। इनके वक्तव्य से ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को खुली छूट दे रखे, अपराधियों का सह बढ़ रहा है। इस बात को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे, रोकेंगे क्या? आप देखिए, एक घटना के बाद अगली घटना क्या होती है, उस तरह के बयानबाजी करते हैं। आप कह रहे हैं ऑफिसर की जिम्मेवारी है। अफसर क्या करेगा इनके प्रदेश में? सारे अच्छे अफसर को बैरक में बुला लेते हैं। कोई अफसर ग्रेटर नोएडा में अच्छा काम किया और मुजफ्फरपुर में एसपी या मुजफ्फरनगर में डीएम अच्छा काम कर रहा था, उसको हटा दिए और गलत को ले जाकर के गलत एक्शन से दंगा भड़का दिए। तो ये जो अफसरों की भी बात है, तो ये सही पोस्टिंग नहीं करते क्योंकि इनका इकबाल समाप्त हो चुका है, इनका धमक नहीं है सरकार का और ये करना भी नहीं चाहते।
क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी की चौथी सरकार है, जब जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आती है, ऐसा लगता है कि वहां के अपराधियों को 2017 में इलेक्शन है, अभी से भूमिका मत बनाइए। हमारी सरकार है, कुछ भी करो। दीपक जी इनको कहिए 2017 में इलेक्शन है, डॉली जी जरा सुना कीजिए, पता नहीं आप बिना जानकारी की आती है, क्या क्या बोलती है। आप बिना आप बोलती है आप भूमिका, आप अभी से इलेक्शन की भूमिका बना रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, आप अभी से इलेक्शन की भूमिका बना रहे हैं। यही अरे आप तो आप चले जाइए ना हिमालय पर जाकर के जरा आप कंठी माला लेकर के इलेक्शन की अभी से भूमिका बना रहे हैं और बार-बार इतनी संवेदनशील घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पॉलिटिकल बनिए, इतनी संवेदनशील घटना का बार-बार संवेदनशील घटना पर आपकी संवेदना मर चुकी है ना। किसी की संवेदना नहीं मरी, तय कर लीजिए, इनको बोलना मुझे बोलना नहीं होती। आप संवेदनशील घटनाओं का संवेदना आपकी मर चुकी है। मैं तो आपको चैलेंज किया था, आप शिवराज सिंह जी को क्या समझाएंगे बताइए। और उनकी कंडीशन देखा है महिलाओं का, तो आप वहाँ नहीं। मध्य प्रदेश की विदिशा की घटना आपके सामने है या नहीं? राजस्थान की झालावाड़ की घटना आपके सामने है या नहीं? कोई संवेदना नहीं है। संवेदना है, संवेदनशीलता है, यही कह करके इसीलिए आपकी संवेदना झलकती है। राजस्थान की झालावाड़ की घटना आपके सामने है या नहीं? कोई संवेदना नहीं है। संवेदना है, संवेदनशीलता है, यही कह करके इसीलिए आपकी संवेदना झलकती है। कहीं भी राजस्थान के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहे कि दूसरे प्रदेशों में हो रहा है इसलिए हो रहा है, वो एक्शन नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। एक महिला मुख्यमंत्री के झालावाड़ में जहाँ घटना हुई वहाँ गई या उन्होंने कोई खेद व्यक्त किया या उनका कोई प्रेस नोट आया? सुन लीजिए मैडम, आप वहाँ गए? आप सुन लीजिए, नहीं तो मैं आपको बदायूं का दौरा करने के वहाँ गए, आप सुन लिया कीजिए। दीपक जी देखिए, चक्कर क्या इस पार्टी का, ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरा बयान देते। अभी आपने मीडिया पर अटैक क्यों किया? ताकि दिमाग डाइवर्ट हो जाए। ये नहीं समझ रहे कि जब तक कि रोकेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, अपराधियों को कड़ी सजा नहीं देंगे, तो आगे घटनाएं चलती रहेगी। अब लगता है प्रदेश को ऐसे ही चलाना चाहते हैं, तो प्रदेश की जनता है इनको माफ नहीं करने जा रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार अपनी हार के बाद मातम बना रही है, ये सरकार नहीं चला रही है। हर फ्रंट पर सरकार विफल है, चाहे डेवलपमेंट ले लो, लड़कियों के बलात्कार ले लो। इतना ही नहीं दीपक जी, जिस तरह आपको एक बात और बता रहा हूं, बिहार में आपने देखा होगा जो अराजकता फैली थी, रोज अपहरण होते थे, कहा जाता था कि सरकार इसको प्रश्रय देती है। आज हालात यूपी में ऐसे हैं कि वहां से बिहार से व्यापारी भागे, यहां से लड़कियां पलायन कर रही हैं। आपने रिपोर्ट देखी होगी, 2-3 दिन पहले पेपर में भी आ चुका है। ऐसा डर फैला है कि यूपी छोड़ के लोग भाग रहे हैं और यूपी सरकार कंट्रोवर्शियल बयान दे रही है। एक परिवार जब बिल्कुल रामेश्वर जी नहीं होना है और पार्टी के लोग डिफेंड गलत चीजों को कर। आप तो अच्छे डाटा लेके आते हैं, पलायन करने वाले परिवारों का डाटा यहाँ पे। रोली जी मैं आपके पास आता हूँ, मेरे पास बहुत सवाल है आपके लिए, लेकिन सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे मैनपुरी से कितने लोग पलायन किए। सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, एक सवाल समाजवादी पार्टी ने यह भी उठाया था कि मायावती जी के राज में भी यही सब कुछ होता था। देखिए, चाहे बीएसपी की गवर्नमेंट हो या वर्तमान में कहीं कहीं बीजेपी की भी सरकारें हैं, और उससे पहले जब मुलायम सिंह जी की, और उससे पहले पंडित कमलापत त्रिपाठी से लेके नारायण दत्त तिवारी, सबके समय में इस तरह की घटनाएं इस अनुपात में नहीं हुई हैं। आज ही हमने देखा है, देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बताया कि जितने केसेस महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आते हैं, उसमें केवल 50% केस उत्तर प्रदेश से होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहां पर महिला आयोग दिल्ली का वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 50% सारे केस जितने पूरे देश से आते हैं, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश से होते हैं। और ये मन क्यों लोगों का बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है जब मुलायम सिंह जी कहेंगे कि अगर रेप जैसी घटना लड़कों से गलतियों के जरिए हो जाया करती है और फिर उसमें फांसी की सजा क्यों हो? अरे जब आप निर्भया के मामले में पूरे देश के अंदर एक नई चेतना जागी, उसको भी आप बदल देना चाहते हैं और आप पीछे ले जाना चाहते हैं देश को, तो कुछ लोगों का जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह का माइंड सेट है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। और श्री अखिलेश यादव जब पत्रकार से ये कह सकते हैं कि तुम तो सुरक्षित हो, आपको याद होगा जब
मुलायम सिंह जी पहले मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने हल्ला बोल का प्रोग्राम दिया था पत्रकारों पर और सारे अखबारों पर हमला किया था। तो ये ना इनकी आस्था लोकतंत्र में है ना सुरक्षा में है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालात हुए हैं। और मैं ये भी कह दूं, आज इनके एक और राष्ट्रीय नेता श्री राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन में इस तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, इसकी वजह से ही हुआ करता है। तो ये जो सैफई के अंदर सनी लियोन का जो डांस करवाते हैं, तो उससे क्या वो संदेश देना चाहते हैं लोहिया और जयप्रकाश नारायण का? मैं ये कहता हूं कि इनका इस समय किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल है और ये इसलिए अब ये असफल हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। और इसीलिए मुलायम सिंह ने स्वयं कई मौकों पर अखिलेश यादव के लिए कहा है कि इनसे सरकार नहीं चल रही है और तमाम तरह की बातें जी, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है के माध्यम से अखिलेश यादव के मामले में उनके पिताजी श्री अखिलेश यादव पर कह चुके हैं। और आज स्वयं पार्लियामेंट पर जब मुलायम सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने स्वयं कहा मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हालात हैं। इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ठीक है, भदौरिया जी आपको फहरिस्त बता रही थी, मैं इनको फहरिस्त बताता हूं। सीतापुर में 15 साल की लड़की को मारकर शव पेड़ पर लटकाया। देवरिया में 6 साल 2 दिन के भीतर हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य भी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देवरिया में 6 साल की मासूम से रेप, हालत गंभीर। औरैया में दिन दहाड़े गायब लड़की की लाश रेलवे स्टेशन पर मिली। नोएडा में 6ठी की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप। कानपुर में 3 साल की मासूम के साथ रेप। अलीगढ़ में सिविल जज से रेप की कोशिश, कीटनाशक पिलाया। उन्नाव में रेप के बाद हत्या, शव जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश। जौनपुर में शादी के 1 दिन पहले दलित लड़की की हत्या, रेप की आशंका। गोंडा में 6ठी छात्रा को अगवा कर 2 सगे भाइयों ने गैंगरेप किया। अब मुझे बताइए रोली मिश्रा जी, आपका कमीशन कहाँ है, आपकी सरकार कहाँ है? दीपक जी, मैंने जब ये सबसे पहले ये केस हुआ था तो मैंने कहा था कि इसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। शर्मनाक, मैं तो केसेस की बात कर रहा हूं, जो भी कहा जाए जो भी कहा जाए कम है, जो भी कहा जाए कम है। लेकिन उसके बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत हरकत में नहीं आते, उनका कोई लचर रवैया रहता, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते थे। नहीं, हम तो मीडिया, आप लोग मीडिया पर अभी प्रश्न चिन्ह लगाने की बात कर रहे हैं। मैं तो मीडिया का साधुवाद करूंगी, क्योंकि हो सकता है 15-20 वर्षों पहले बहुत सारे ऐसे केस होते होंगे जो हमारे सामने नहीं आ पाते होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप इन चीजों को सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मीडिया को कहीं भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए और इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति। बताइए, रुक नहीं रहे तब हम दिखा रहे हैं हम कहाँ पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये लिस्ट में कुछ गलत हो, अगर इस लिस्ट में कुछ गलत है तो मैं चैलेंज करता हूं। दीपक जी, मैं पिछले 15-20 वर्षों के आपकी बहुत बड़ी प्रशंसिका हूं। मैं सोचती हूँ कि आप सही चीज दिखाते हैं और मैं ये चाहूंगी कि जो ये सारी चीजें हैं उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये बड़ी लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। पिछले 5-7 दिनों में अखिलेश सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी जितने सक्रिय हुए हैं इन सारी चीजों पर, आप लोगों ने दिखाया तो उस पर कहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, आप देखिए उनके तबादले। मैं आपके बीच में कहना नहीं, आप विनम्रता से कहेंगे। देखिए मेरी स्थिति तो दीपक जी, मेरी स्थिति तो वैसी है कि तेरी बस में मैं सूरज की तरह। जब आप रामेश्वर जी बोल रहे थे आपने हस्तक्षेप किया, बात दूसरे की भी बात सुनी है। आपने जहाँ लचर रवैये की बात की, बदायूं में 24 घंटे तक मुख्यमंत्री पहुंचते नहीं है। जब और राजनीतिक दल के नेता पहुंचते हैं तब जो है शासन प्रशासन जो है सक्रिय होता है या लखनऊ का शासन सक्रिय होता है। तो ये कहना कि इसका राजनीतिकरण राजनीति पहुंचे क्या? अभी नहीं पहुंचे। बदायूं में अच्छा चलिए मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी पहुंच गए, मुख्यमंत्री पहुंच गए। दीपक जी जो लोग पहुंचे हैं वो किस आशय से पहुंचे हैं? एक सवाल है सिर्फ दीपक जी, एक मिश्रा जी, रोली मिश्रा जी, एक मेरा सवाल है। आप कह रही हैं मुख्यमंत्री हरक में। मैंने क्या बोला था आपको कि मुख्यमंत्री का इकबाल और धमक होना चाहिए।
अगर मुख्यमंत्री के हरकत के बाद 10 घटनाएं एक दिन में हो जाती है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल है। उनको मान लेना चाहिए कि उनके बस का कंट्रोल करना नहीं है। उनके हरकत के बाद ये हाल है तो नई हरकत में रहते तो क्या होता। इसका मतलब है कि सरकार का डर अपराधियों पर नहीं है, यह मान लीजिए। और मुलायम सिंह जी ने पहले जो बोला है वो बात सच है कि अखिलेश से नहीं चल रहा है। आज युवा मुख्यमंत्री से बड़ी विनम्रता से कहूंगी, मुझे पता है देश को निराश किया है, ये आपको मानना चाहिए। आप इसी मुद्दे पर बहुत समय तक रहेंगे, बहुत दिन तक रहेंगे। आप जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं वो विधानसभा चुनावों के, लेकिन कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा हूँ। रोली मिश्रा, मुझे बता दीजिए कि बदायूं के बाद भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घटनाएं 2 दिन के अंदर। दीपक जी, 10 घटनाएं 2 दिन के अंदर। इसका उत्तर प्रदेश इटावा में हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के पास इटावा में हो चुकी है। इटावा में हो चुकी है। पूरी पार्टी, सरकार, कमीशन सभी इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। आप मेरी बात को विश्वास के साथ रखिए। ग्राउंड पर एक्शन क्यों नहीं है? ग्राउंड पे एक्शन हो रहे हैं। आप ये देखिए, बदायूं मुद्दे के बाद जो हो सकता था वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया। तुरंत जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी उनको सस्पेंड किया, बर्खास्त किया अपनी नौकरी से, और उनसे ये भी कहा गया कि तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही, सीबीआई की पेशकश खुद मुख्यमंत्री जी ने की। पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और विनोद अग्निहोत्री जी, आप और तो और जितने जिले हैं सब में कहा गया है कि डायरेक्ट एसपी, एसएसपी लेवल का अधिकारी, किसी भी महिला की कोई कंप्लेंट आएगी, कोई समस्या आएगी तो उस पर तुरंत ही डायरेक्ट एसएसपी लेवल का कार्रवाई करेगा। यही तो काम है एसपी और एसएसपी लेवल के अधिकारी का कि कोई महिला कंप्लेन करे तो वो जाकर सुने। ये काम है कि नहीं विनोद अग्निहोत्री जी उनका? नहीं, दरअसल क्या है कि महिला अगर कोई कंप्लेंट करे तो एसपी नहीं, थानेदार के स्तर पर ही सुनवाई होनी चाहिए। एसपी तक तो जाने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। व्यवस्था ये होनी चाहिए। एसपी तो तब आता है जब थाने के स्तर पर सुनवाई न हो। देखिए दिक्कत क्या है कि अब पछताए होता है, चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति है। अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने डीपी यादव को लेकर के एक बयान दिया था कि डीपी यादव जैसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में नहीं है। एक धारणा बनी कि एक युवा समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता एक बदलाव के साथ इस प्रदेश को चलाना चाहता है, और उसके बाद प्रदेश की जनता ने 225 सीटें उनको दी। परसेप्शन की राजनीति होती है। उसके बाद जब अखिलेश यादव शपथ ले चुके थे तो उनके एक विधायक जो है घोड़े पर बैठकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर निकले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। परसेप्शन वहां से बिगड़ना शुरू हुआ। उसके बाद राइफलें लेकर के लोग जो है हवाई फायरिंग करते हुए घूमे, परसेप्शन वहां से बिगड़ना शुरू हुआ। उसके बाद तमाम तरह के वो गोंडा में वो पंडित सिंह को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ। कार्रवाई होती है? नहीं सुनिए तो रोली जी मुझे बोलने कार्रवाई कैसे होती मुझे भी मालूम है। और उसके बाद परसेप्शन आपका ये बन चुका है, परसेप्शन आपका 2 साल के उसमें ये बन गया है कि अखिलेश जी का कोई नियंत्रण नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे, और सत्ता के इतने केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। सुधीन जी बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के हैं, इटावा के हैं, और मुझसे ज्यादा जानते हैं सत्ता केंद्रों के बारे में। और रोली जी नहीं, 5 नहीं, मैं अभी आपको गिना दूं। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, अनीता सिंह, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, आजम खान, ये तो घोषित सत्ता के केंद्र है। इसके अलावा अघोषित बहुत सारे हैं। अकबर के दरबार में कितने बहुत सारे थे? नहीं, अकबर के दरबार में सिर्फ अकबर था, बाकी नवरत्न थे, सलाहकार थे। वो सलाहकार है तो ये लोग सलाहकार की रोली जी सुन लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश की सच्चा महिला ऐसा है ना, मायावती का मैं कोई मायावती शासन को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बीएसपी के सरकार के समय अपने घर से सांसद को गिरफ्तार करवा दिया था उन्होंने, बुला करके उमाकांत यादव को। बांदा में तब भी बहुत बलात्कार हुए। मुझे याद है वो बहराइच में वहाँ खीरी में जो है, खीरी में लखीमपुर बता, मैं खीरी का बता रहा हूँ, खीरी में हुआ था। तो बहन जी गई नहीं थी, खीरी का हुआ था, सब जगह हुआ था। यहाँ पेड़ के नीचे मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परसेप्शन का क्या करेंगे रोली जी? परसेप्शन ये है, आप छोड़ दीजिए उनके वोट बैंक से, नोएडा जैसे शहर में परसेप्शन ये है कि जब मायावती की सरकार थी तो ज्यादा बेहतर कानून व्यवस्था थी, अब नहीं है। तो इस परसेप्शन, इस धारणा का क्या, इस धारणा को तोड़ना जरूरी है। इस धारणा को आपकी पार्टी ने नहीं तोड़ा, मैं ये कह रहा हूं। इस धारणा को तोड़ने के बजाय आप अपने डिफेंसिव उसमें लग गए। अरे 4, 6, 10 अफसरों को हटा देते, 2-4 विधायक अपराधी के विधायकों को जेल कर देते, तो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग तो इंडस्ट्री अच्छे अधिकारियों को आपने, स्थिति यह है कि छोड़ के जब केंद्र में आ गए प्रतिनियुक्ति पर, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का जो इकबाल होता था, जो दबदबा होता था, आज की तारीख में कोई अच्छा अधिकारी वहां टिकने को तैयार नहीं। तो ये बलात्कार जो है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, बलात्कार समाज में एक प्रवृत्ति है, गलत है। लेकिन जब आप इस तरह का ढीलापन छूट जाएगा तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। सवाल यह है कि सत्ता का इकबाल कायम कीजिए। अभी 2.5 साल है अखिलेश यादव के पास, अभी है, अगर वरना क्या
क्या होगा? चौरसिया जी तो देखिए, चौरसिया जी तो मौका देख रहे हैं, अच्छे दिन वो केंद्र में ले आए, वो उत्तर प्रदेश में भी अच्छे दिन को लेकर के अपना करेंगे, राजनीति करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि राजनीति नहीं होगी तो अब सुधींद्र जी भी जो है वो भी, उनकी पार्टी भी इसमें कूदेगी, कांग्रेस बंसल जी भी, राहुल जी चले गए तुरंत कूदेंगे। सवाल तो यह है कि आपको जो है इसमें क्या करना है। इसमें खाली बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, इसमें एक्शन लेना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि अब हम इस मामले में किसी को बख्शेंगे नहीं। थाने स्तर पर ये मैसेज होना चाहिए कि ऐसे जो तुरंत जो है सस्पेंड होगा अगर उसके इलाके में कोई हल्का हुआ। कहाँ हुआ? मैं आपको सुनाता हूँ उत्तर प्रदेश के, नहीं हुआ ना, नहीं ये मैं आपसे कह रही हूँ। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वो दोनों क्या कहते हैं, किस तरह से गृह सचिव वो क्या कहते हैं, ये सुनवाते हैं आपको। आपको सुनकर हंसी आएगी कि वो एसपी और एडिशनल एसपी के मूवमेंट्स के बारे में और वो कैसे इन समस्याओं की या इस तरह के हादसों की या वाक्यों की जांच करें, कैसे वो करें, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं एक बार। हम लोग 3 जा रहे हैं टेस्ट केस के लिए। क्यों जा रहे हैं? अधिकारियों को ठीक से समझाने जा रहे हैं कि कमरे में मत बैठो, सड़कों पे निकलो। मेरा खुद का अनुभव है, आज के टाइम में मैंने देखा कई वर्षों में, अब हम लोग तो थोड़ा सा बुजुर्ग होने लगे धीरे धीरे करके, नए कलेक्टर्स तो हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर है लेकिन सड़क पे निकलने में थोड़ा कोताही है। मर्डर हो जाता है, मर्डर होने के बाद या किसी महिला पे कोई अपराध हो जाता है, अगर कप्तान साहब या एडिशनल एसपी मौके पर पहुंच जाए घंटे भर के अंदर तो आधी समस्या खत्म। तो इसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करेंगे। हीनियस क्राइम, मर्डर, ये और महिलाओं पर जो तमाम परसेप्शन, जो ऐसे इश्यूज पर एसपी को खुद देखना पड़ेगा। एसपी किसी वजह से बीमार है तो इसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करेंगे। हीनियस क्राइम, मर्डर, ये और महिलाओं पर जो तमाम परसेप्शन, जो ऐसे इश्यूज पर एसपी को खुद देखना पड़ेगा। एसपी किसी वजह से बीमार है तो एडिशनल एसपी को देख लेंगे, ये नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। हमारे डीजीपी साहब ने मुझसे आज ही कहा है कि एक वो इसमें कर भी रहे हैं, आज एक सर्कुलर प्रवाह जारी करेंगे और एसपी को जाके बताना पड़ेगा कि घटना कितने बजे हुई और मैं कितने बजे पहुंचा। ये नहीं कि साहब घटना हुई आज सुबह 10 बजे पहुंच रहे अगले दिन सुबह 10 बजे। मतलब यशवंत सिंह जी, आपके कप्तान साहब जो हैं, हीनियस क्राइम भी हो जाए, मर्डर भी हो जाए, रेप भी हो जाए तो स्पॉट पे जाते ही नहीं है, उसके लिए आपको नया सर्कुलर निकालना पड़ेगा। ये आपके कानून व्यवस्था के हालात है। दीपक जी देखिए, ये जो विषय आप चला रहे हैं ये विषय समाज का बहुत बेहद गंभीर विषय है और इस विषय का निदान सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार और सारे दलों के राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है। जब तक समाज का वातावरण नहीं बदलेगा, समाज की मान्यताएं नहीं बदलेंगी, समाज का मानसिकता नहीं बदलेगी तो केवल लाठी और गोली के बल पर, कानून के बल पर सारी व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। सरकार का काम है, मुकदमा हुआ कठोर कार्रवाई करेगी, अपराधियों को पकड़कर बंद करेगी, लेकिन मानसिकता जिस स्तर की गिर रही है, जिस तरह की घृणित घटनाएं हो रही हैं, ये समाज को हिलाने पत्रकार मजबूती से उठाते हैं तो हमारे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं आप पत्रकारों पर सवाल खड़े करते हैं। पत्रकार जब मजबूती से उठाते हैं इस बात को तो आप पत्रकारों पर सवाल खड़े करते हैं। आप कहने लगते हैं बायस्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सवाल उठाना अच्छी चीज है, हम सवाल उठाने का ये आरोप कभी नहीं समाजवादी पार्टी लगाती है, लेकिन रोज ही लग रहे हैं। राम गोपाल जी ने बोल दिया, मुलायम सिंह यादव जी ने बोल दिया, अखिलेश यादव जी ने बोल दिया, सबने बोल दिया, आज दिल्ली में सबने बोल दिया। ढंग से उसका अर्थ लगा दिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि आप माहौल खड़ा करिए और हम कानूनी कार्रवाई करें, आपने उसको उल्टे ढंग से ले लिया। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इसमें माहौल को उस दिशा में ले जाइए जहां पर ये लगे कि हम भी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने उसको दूसरे अर्थों में लिया। आप सुनना चाहेंगे उन्होंने क्या कहा? पत्रकारों का कितना सम्मान करती है। आप सुनना चाहेंगे उन्होंने क्या कहा? दीपक जी, मैं एक इनसे सवाल पूछता हूं। अच्छा पूछिए रामेश्वर जी, फिर आता हूं उन्होंने क्या कहा। पूछिए रामेश्वर जी। जसवंत जी, आज आपको यहाँ कहा जाता है जंगल राज से आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है। आप याद कीजिए जो हमारे यहाँ जंगल राज था उसकी कितनी भर्त्सना पूरे देश में होती थी।
जैसे ही हमारी सरकार आई, कहां अपहरण चले गए, कानून व्यवस्था लागू हो गई, विकास के काम चालू हो गए। मैंने पहले भी बोला, इस सरकार का धमक होता है, सरकार की नीयत होती है। अब देखिए, आज आपके सीनियर अफसर को जो दिखाया जा रहा है, बयान देना क्यों पड़ रहा है? पहले आपने अफसरों को बड़ा ही प्रताड़ित किया है, काम करने वाले को। अगर एक महिला आईएएस काम कर रही थी नोएडा में, तो जिस तरह का व्यवहार आपने किया, एक गलत संदेश अफसरों में भेज दिया कि ये सरकार में काम नहीं करना है, कानून व्यवस्था लागू नहीं करनी है, जो सरकार चाहती है वैसे ही करना है। तो गलत परसेप्शन जो अग्निहोत्री जी बता रहे थे, सच्चाई ये है कि आपने ऐसा परसेप्शन बना दिया है कि पिछले 4 बार से अब सरकार में है, और आप ही के साथ ये परसेप्शन क्यों जुड़ा हुआ है कि जब सरकार आती है इनकी तो गुंडों को खुली छूट मिल जाती है, अपराधियों को छूट मिल जाती है, वो समझते हैं कि हमारी सरकार है। ये परसेप्शन का एक क्राइटेरिया में आप बताते हैं, यही परसेप्शन टाटा कंपनी पर है। टाटा जो भी गाड़ी बनाती है वो टैक्सी में चलती है, उसका एक परसेप्शन है। आप कई जगह ये बात बोल चुके हैं, ये परसेप्शन से निकलिए। बीजेपी के सम्मानित नेता है, इस डायलॉग से भी बाहर निकलिए। दे रहे हैं मोदी जी, आप सुन लीजिए, आप सुन लिया कीजिए जरा। मैं तो सुन ही नहीं हूँ आपको इतनी देर से, लेकिन मैं आपत्ति व्यक्त करती हूं। आप विधानसभा में हैं, आप नेता हैं, आप अपने मुख्यमंत्री को ये समझाइए, और मुख्यमंत्री को कहिए कौन सा एक्शन मुख्यमंत्री लिए जो सराहनीय है और टीवी ने नहीं दिखाया। मुख्यमंत्री के हर बयान टीवी दिखाता है, तो आप चैनल पर भी बरसिएगा, अपोजिशन पर भी बरसिएगा, लेकिन कहिएगा सबको मिल के करना। रे सरकार तो आपको पूरी मेजोरिटी से जनता ने दी है, यूपी की जनता ने बहुत विश्वास के साथ दी है। अगर आप फेल हो गए तो छोड़ दीजिए, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो कह दीजिए हम नहीं कर सकते। आप क्या बिजली के हालात आप उसी बात पर आ जाया कीजिए, कानून व्यवस्था ऐसी है, दूसरे को क्या आप दोष दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, जवाब देने दीजिए, आप उसी बात जवाब देने दीजिए। यशवंत सिंह जी जवाब दीजिए। जी रामेश्वर जी, पूरी देश की जनता ने आपकी पार्टी को देश के अंदर पूरी बहुमत की सरकार दी है, अच्छे दिन की शुरुआत की है। आप बताइए, आज महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, जिस तरीके का पथराव हुआ है, क्या आपकी मानसिकता है, आपका समर्थन है? घटनाएं होना बुरी चीज है, घटनाओं को रोकना, माहौल बनाने की जरूरत है। गांधी ने माहौल बनाया था, जयप्रकाश ने माहौल बनाया था, लोहिया ने माहौल बनाया था, आपके नेता दीनदयाल ने भी माहौल बनाया था। माहौल बनाने की जरूरत है, और उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष इन सबों की राजनीति में राजनीति नहीं करते थे। आपने जो बिहार की घटना की चर्चा किया, तो वो जब आप सरकार में आए तो अच्छी हो गई, और आप हट गए तो बुरी हो गई, और बिहार से यूपी को आपने ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा रिश्ता यूपी बिहार का है, तो अब आपकी करनी तो थोड़ा हम लोगों को भोगनी ही पड़ेगी। रामेश्वर जी देखिए, बात को डाइवर्ट नहीं कीजिए, मेरे बात को आप अन्यथा नहीं लीजिए। मैंने कहा, जो आप बात करें वही मैंने कहा कि आपका इकबाल होना चाहिए। कहीं घटना होती है तो एक्शन होना चाहिए। आपका इकबाल है रामेश्वर जी, आपके नेता रामेश्वर जी, मेरा एक सवाल है। रामेश्वर जी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आपका इकबाल है, बुलंद है। रामेश्वर जी, मेरा एक सवाल है, चूंकि अब आप भाजपा के जी बोलिए, हमारे मित्र भी हैं, कि ये नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव अभियान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना करके वो चुनाव लड़े थे, और नारा था कि अब न होंगे महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, केंद्र में पूर्ण बहुमत से आ गई। हर प्रदेश भारत सरकार के अधीन है, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, हर प्रदेश में राज्य की जिम्मेदारी है। क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म लेकर के आएगी जिससे बदायूं या झालावाड़ या विदिशा जैसी घटनाएं रुकें? इसका कोई, या इन पर कार्यवाही हो? केंद्र सरकार क्या करेगी इसमें? इनको तो कटघरे हमने खड़ा कर लिया, समाजवादी पार्टी को, यशवंत जी को और रोली जी को। आप बताइए, अब सत्ता में आप हैं, अब ये बंसल जी से मैं नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, क्या मैकेनिज्म बनाएंगे आप? देख लीजिए, अभी अग्निहोत्री जी आप पर इस पत्रकार आप जो पूछ रहे हैं, अगर इस पर हम कोई पहले बयानबाजी करते, हम कोई कुछ एक्शन लेते, तो आप क्या बोलते हैं ये फेडरल सिस्टम पर कुठाराघात है, ये तो स्टेट का मामला है। आज अपने गृह मंत्री का आपने बयान सुना, गृह मंत्री ने कहा हम सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, निर्देशित है, प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। झालावाड़ की घटना हुआ मध्य प्रदेश का, इसको सही नहीं ठहरा, निंदनीय है, इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं मेघालय की बात भी कर रहा हूं, मैं खाली एक सरकार के मुखिया का जो बयान है, किसी भी राज्य में हो, आप बिल्कुल कह रहा हूं आपको,
इस पर केंद्र सरकार चिंतित है और केंद्र सरकार करेगी, आप चिंता मत कीजिए। जो अभी 8 दिन के हमारे कार्यकाल है उस पर अपोजिशन भी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट सब्जेक्ट है, मैं ये आपको कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कप्तान होता है प्रदेश का। आपको मालूम है अग्निहोत्री जी, आप रहे होंगे आज किसी जिला में, पहले एक जिला में एक अच्छा एसपी चला जाता था तो अपराधियों की रूह कांप जाती थी। वैसे अफसर आज भी है, लेकिन इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, जो यूपी में नहीं है। आपसे भटक रहे हैं। एक मिनट विनोद बंसल साहब, हम विषय से भटक रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश पर फिर वापस आते हैं। और उत्तर प्रदेश पे जब से सरकार आई है, यशवंत सिंह जी, मैं फिर आपका ध्यान बटाना चाहूंगा, अखिलेश सरकार में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी स्तर तक अब तक करीब 1 लाख तबादले हुए हैं। 1 लाख तबादले, आप इसका वॉल्यूम समझ सकते हैं कितना बड़ा है 1 लाख तबादलों का। 2 साल 1 लाख तबादलों में भी आपकी कानून व्यवस्था, आपकी बाकी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, क्यों? देखिए, आप भी नौकरी पेशे के बारे में जानते हैं, उनके नियम कानून भी होते हैं। 5 साल तक यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जिसकी स्थानांतरण नीति शून्य पर हर साल जा रही थी। तो लोगों का एक नियम है, कोई एक ही जगह पर बहुत वर्षों तक नौकरी नहीं कर सकता है। उस हिसाब से जो नई सरकार आई है, आपको सारे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको उछाल जो दिख रहा है शेयर मार्केट का, कि इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर का रेट चला गया है, तो उसको आप ये समझ रहे हैं। सब ट्रांसफर एक मजबूरी की प्रक्रिया है, कोई एक जनपद में, चलिए ठीक है, मजबूरी की प्रक्रिया है, लेकिन ये तो बताइए, उसकी एक मजबूरी है। ये तो बताइए यशवंत सिंह जी कि ये मजबूरी की प्रक्रिया के बाद कानून व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पाई? अगर अच्छे लोग गए हैं हल्के में पोस्टिंग के लिए, अच्छे लोग गए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो फिर कानून व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पाई 2 से 2.5 साल के अंदर? देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जो एजेंडे तय किए थे उसके अनुसार काम किया गया। चुनाव की प्रक्रिया बीच में रही और आप लोगों की नाराजगी थोड़ी मोड़ी अधिक रही हम लोगों से, क्योंकि शपथ ग्रहण के समारोह के दिन से ही आप लोगों ने हम ये बताना शुरू कर दिया इकबाल खत्म हो गया है। इकबाल खत्म करने का जो माहौल बना, आज छोटी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हम लोगों के यहाँ हो रही हैं, ये जो शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, आज मुख्यमंत्री उसके लिए निकल पड़े हैं, राजधानी से नहीं अब दौड़ा करके, और लोगों को पूरी तरीके से सतर्क और लामबंद कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं न हो। और मेरा आपसे अनुरोध है, जब आप डिस्कशन में बुलाए हैं तो डिस्कशन इस बात पर भी होना चाहिए कि पूरे देश में इन समस्याओं का निदान क्या होगा, इसके लिए भी सलाह आनी चाहिए। इकबाल और हरक से काम अगर चल जाता तो कोई तानाशाह इस देश का भला कर देता। लोकतंत्र की प्रक्रिया में ये समस्याओं के समाधान में किसका क्या योगदान हो सकता है, डिबेट में इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, डिबेट में इस पर भी बहस करेंगे। विवेक बंसल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने ये कहा कि जहां तक प्रशासनिक ट्रांसफर तबादले की बात कही, जहां तक ये कहा कि औचक जो दौरे हैं उससे समाधान निकलेगा, और उसके पश्चात इन्होंने कहा कि एक आम सहमति बननी चाहिए। मैं इस संदर्भ में सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा कि जहां प्रशासनिक तबादलों की बात हुई, रिकॉर्ड तबादले हुए हैं। आज जहां पे ये मान्यता होगी, जहां पे ये आधार होगा कि हमें जातिवाद के नाम पे, या जहां पर आधार ये नहीं होगा कि हम ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त करें, तो यही परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये जो चीज आज देखने को मिल रही है कि औचक जो निरीक्षण की बात है या दौरे की बात है, ये स्थिति आई क्यों? क्या ये स्थायित्व, ये तो नी जर्क एक रिएक्शन हुआ। आज चूंकि एक सब दीपक चौरसिया जी ने इस बात को उठा दिया और मीडिया कर्मियों ने इस बात को उठाया, आपने उसको कहा कि ये संवेदनशील मसला है। बिल्कुल संवेदनशील मसला है, और ये चौथा स्तंभ की जिम्मेदारी है, दायित्व है, जहां और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है इस बात को उजागर करने की। इनका भी दायित्व है, इनका भी धर्म है। तो इसको आप लोग जब विचलित होते हैं, या आपका जो इसके पश्चात इन घटनाओं पे जब पूछा जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो आपके जो उस पे जो विचार सुनने को मिलते हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो संवेदनशीलता नहीं दर्शाते, वो संवेदनहीनता दर्शाते हैं। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री का बयान हो, चाहे वो आपका हो। आप उस संदर्भ में इस बात को बार बार आप कह रहे हैं कि साहब देश में क्या हो रहा है, देश में जो भी कुछ
टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। जस्ट आपको ये समझना चाहिए आपकी क्या जिम्मेदारी थी। आपको एक अभूतपूर्व बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत आकांक्षाएं थी कि बाहर से ये व्यक्तित्व बाहर से भी पढ़ के आया, उच्च शिक्षा लेके आया, एक नजरिया होगा, एक दृष्टिकोण होगा। पर लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरीके से प्रदेश में आपको स्वीकारना चाहिए, जब हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, आपको कमियों को, जब तक आप कमियों को नहीं सुधारेंगे कि डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, मैं ये भी मान सकता हूं कि उनको भी काम नहीं किया जाने दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों में जब तक सुधार नहीं होगा, माफ कीजिएगा, इन औचक दौरों से कुछ नहीं परिणाम निकलेगा। आज जनता में आप खुद ही इकबाल की बात कह रहे हैं, आज इकबाल तभी होगा जब आपका आधार होगा कि ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को आप, जब ये होगा कि विभिन्न आपके मापदंड होंगे, मानक होंगे, तो अधिकारी यहां से केंद्र की तरफ प्रतिनियुक्ति में भागेंगे। इस चीज को आप स्वीकारिए। और ये जो आपने इसको जो कहा कि ट्रांसफर्स तो होते हैं, ट्रांसफर्स बिल्कुल होने चाहिए, पर लेकिन सोच समझ के होने चाहिए। जब एक अधिकारी को आप कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार, उसका आप डोजियर देखिए, उसके आप देखिए कि पहले उसका क्या उसका अतीत रहा है, उसके पश्चात उसकी नियुक्ति कीजिए, तो जरूर गिरावट होगी अच्छे अधिकारियों को। और उनकी बात पे वहां के जो नेता है, जो छोटे मोटे नेता हैं, आज क्या हो रहा है कि कोई भी नेता आ रहा है, किसी भी आपके माननीय मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा हुआ है, तो वो आके शिकायत करता है। अधिकारी चाहे कितनी गंभीरता से और जिम्मेदारी से कार्य कर रहा है, उसे हटा दिया जाता है, तो परिणाम यही होंगे। रोली जी, थोक में तबादले अगर समाजवादी पार्टी के पसंद का ख्याल रखते हुए किए जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? देखिए, पहले तो आप जो बंधु ने मेरे सामने ये बात कही, तो मैं बार बार देखती हूँ कि जब भी कोई राजनीतिक विषय की चर्चा होती है इतने बड़े प्रदेश की, जिसको कि अगर हम देखें तो विश्व के छठे देश के समान है, और इतनी बड़ी आबादी वाले देश के सबसे बड़े प्रदेश की जब चर्चा होती है, तो आप कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भटका करके पारिवारिक चीजों पर ले आते हैं कि परिवार चला रहा है। रही बात आपके सवाल की, रही बात आपके सवाल की थोक में, देखिए तबादलों से पहले आप बोलिए परिवार नहीं चला रहा है। नहीं, तबादलों से पहले जो एक आपने अभी कल की हेडलाइन देखी होगी कि अब सिपाहियों को उनके 250 किलोमीटर दूर हिस्से में उनकी ड्यूटी रखी जाएगी। ये सब आप लोगों ने जो अपनी बातें यहाँ प्रेषित की, आप लोगों ने ये बताया, आप लोगों ने जो रिपोर्ट्स दिखाई, और उसमें ये कहा गया कि पुलिस प्रक्रिया पर कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, तो उसके तहत ही तो ये निर्णय लिया गया। अगर हम त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही जाएगी, ये सब आप लोगों ने जो अपनी बातें यहाँ प्रेषित की, आप लोगों ने ये बताया, आप लोगों ने जो रिपोर्ट्स दिखाई, और उसमें ये कहा गया कि पुलिस प्रक्रिया पर कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, तो उसके तहत ही तो ये निर्णय लिया गया। अगर हम त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हो, पहले तबादले ये देख करके ध्यान में रखे जाते थे कि एक लंबी फहरिस्त उन महिलाओं की थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगाते हैं, सबसे ज्यादा जनता से मिलने का काम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि विडंबना ये है कि हमारी उन अच्छाइयों को नहीं दिखाया जाता। जब 1090 हेल्पलाइन शुरू गई, महिला आयोग का विस्तार किया गया, इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई गई, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई गई, उनको नहीं दिखाया गया। आपने एक जगह एक इंगित किया कि एक महिला के ट्रांसफर पर 3 दिन 4 दिन रिपोर्टिंग चलती रही। क्या इतने बड़े प्रदेश में किसी अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को या आईपीएस अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है, सरकार को नहीं है? लेकिन उसको फिर उससे फिर राजनीतिकरण के लिए निलंबित किया जाए, बताइए ना। दीपक जी, आपको भी वो घटना पता है, हमको भी वो घटना पता है। आपको पता है रमजान के महीने में कार्रवाई करने पर, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर, इसीलिए ना रमजान के महीने में एक जगह पर गलत निर्माण को लेकर के उनकी भूमिका के बारे में निलंबित किया गया, और उसके बाद जब उनको अच्छी पोस्टिंग दी गई तो किसी ने नहीं दिखाया। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, इस मंच के माध्यम से कहती हूँ कि वो संवेदनशील है। प्रदेश की समस्याओं को लेकर के त्वरित गति से हल किया जाएगा। जी, यादव परिवार ही चलाता है ना उत्तर प्रदेश। मुझे तो ये पता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निर्देशन में, क्योंकि वो राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके अलावा प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान है। सलाह किसी से भी ली जा सकती है, उसकी सजा मुझे सलाह किसी से भी ली जा सकती है। जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, मैं भी इस पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं तो बड़ा दुखी हो जाती हूँ कई बार, और मैं बड़ा ईश्वर को साधुवाद देती हूँ कि मेरे नाम के पीछे यादव नहीं लगा,
वरना मुझे लेकर भी राजनीति शुरू हो जाती कि भाई ये यादव है इसलिए जातिगत समीकरणों के आधार पर कह रही हैं, हमने तो किसी ने नहीं कहा, आप खुद ही इस बात को कह रही हैं। आप लोग जातिगत आधार पर, कभी जातिगत आधार पर आप राजनीति, आपने ये कहा जाति की बात नहीं हो रही है। चौरसिया जी, इस मंच और इतनी बड़ी टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री बेहद सतर्क, सजग है। औचक निरीक्षण आप देख रहे हैं, लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, लगातार हरकत में है और चाक चौबंद कर दिया गया है। सभी को कह दिया गया है ऊपर से नीचे तक 10 जून को आने वाले समय में मीटिंग भी लेने जा रहे हैं। अच्छा, औचक निरीक्षण में क्या होता है? मुख्यमंत्री एकाएक पहुंचते हैं? नहीं, आपको तो औचक निरीक्षण की जानकारी को मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं, कोई सीनियर अधिकारी भी जा सकते हैं। यही होता है ना। तो मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कार से तो जाएंगे नहीं। दीपक जी, मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जब जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं। एक मिनट, मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो कुछ घंटों पहले उसकी जानकारी पहुंचेगी। निश्चित पहुंचेगी ना जी। तो अधिकारी को उतना वक्त तो मिलता है कि अपनी लीपापोती कर ले। वो औचक निरीक्षण का औचक निरीक्षण का मतलब रह क्या गया? मुझे तो बताइए। औचक निरीक्षण चौधरी चरण सिंह किया करते थे उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे। यहाँ बहुत लोगों को याद नहीं होगा, पगड़ी बांध के थाने में चले जाते थे कि मेरी भैंस खो गई है, उसको जो है उसकी रिपोर्ट लिखो। थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता था, फिर वहीं खड़े खड़े थाना सस्पेंड कर। 2-4 औचक निरीक्षण चौधरी चरण सिंह ने किए थे, थानेदार और तो उन्होंने पटवारी हटाए थे, लेखपाल बनाए थे। नहीं, और अगर अभी अगर पगड़ी बांध के माननीय मुख्यमंत्री चले, अगले दिन आप ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे कि साहब वो अपनी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं। ऐसा तब तो संभव नहीं है, अब तो संभव ही नहीं है पगड़ी बांध के जाना। मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम टीवी लगे हुए हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। मान लीजिए उनका कार्यक्रम कुछ है, से भटक रहे हैं। ऐसा है ना, औचक निरीक्षण आपका आवश्यकता है चुस्त दुरुस्त प्रशासन की, जो आपको देखने को मिलेगा। अच्छे अधिकारियों को फ्रंट पे लाने की, अच्छे अधिकारियों को फ्रंट पे लाने की, निकम्मे अधिकारियों को हटाने की, और अधिकारियों की जो वफादारी व्यक्तिगत नेताओं के साथ है उसकी बजाय उनकी वफादारी कर्तव्य परायणता की और कानून के प्रति करने की। बस औचक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। औचक निरीक्षण प्रधानमंत्री औचक निरीक्षण। चलिए, इसी नोट पर हम इस महाबहस को खत्म करते हैं। दरअसल विनोद अग्निहोत्री जी ने जो कहा कि अधिकारियों में कर्तव्य परायणता की जरूरत है, प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त बनाने की जरूरत है और जीरो टॉलरेंस की जरूरत है जहां भी इस तरह के अपराध होते हैं उसके लिए। आज की बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।